हेलो एवरीवन, मैं स्वाति शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग इंग्लिश की वॉल्यूम 1 जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें से 6 चैप्टर्स ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप वो चैप्टर्स आप लोगों के लिए यूज़फुल रहे होंगे। अगर आप अपनी इंग्लिश जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अच्छी करना चाहते हैं, या फिर आप अपनी इंग्लिश वैसे भी अच्छी करना चाहते हैं स्पीकिंग के लिए, ठीक है, तो भी आपके लिए ये जो वीडियोज़ हैं बहुत ही यूज़फुल रहने वाली हैं। अगर आप अपनी ग्रामर स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो ये बुक आपके लिए सफिशिएंट है। ठीक है, इसको अच्छे से कर लो। तो आज का जो हमारा चैप्टर है ये है कंडीशनल सेंटेंसेस। ठीक है, तो आप कोई भी चैप्टर ये मत सोचना कि ये वर्थलेस है, इंपॉर्टेंट नहीं है। हर एक चैप्टर इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि आपको अपनी पूरी ग्रामर स्ट्रॉन्ग करनी है, आधी अधूरी नहीं करनी है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या होते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। ठीक है, सेंटेंसेस। ओके, आगे बढ़ते हैं। पेन ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या बोला है यहाँ पे, जब एक कार्य का होना दूसरे कार्य के होने पर निर्भर करे तो वाक्य कंडीशनल सेंटेंस कहलाता है। आप समझ गए होंगे, सिंपल हिंदी में लिखा है। जब कोई भी कार्य जो है वो दूसरे कार्य पर डिपेंड कर रहा है, निर्भर कर रहा है, तो वो हम उसको बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंस। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पर। आप सफल होंगे बशर्ते आप मेहनत करें तो। ठीक है, तो यहाँ पर सफल होना किस पर डिपेंड कर रहा है? मेहनत पर। ठीक है, यू विल सक्सीड प्रोवाइडेड योर वर्क हार्ड, प्रोवाइडेड यू वर्क हार्ड। ठीक है, नेक्स्ट है, ऊपर दिए गए वाक्य में सफल होना मेहनत पर निर्भर करता है। ठीक है, अभी बताया मैंने। तो कंडीशनल सेंटेंसेस में नीचे दिए गए कुछ शर्त सूचक यानी कि कंडीशनल वर्ड्स दिए गए हैं, इनको ज़रूर देखें। ठीक है, जैसे कि अगर तो, अगर तो इसके लिए हम यूज़ क्या करेंगे? इफ़। बशर्ते, अगर हमें कोई ऐसा वर्ड यूज़ करना है, बशर्ते, वैसे बशर्ते बोलते हैं हम नॉर्मली, लेकिन यहाँ पर बशर्ते बोल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो सबकी प्रोनाउंसिएशन हिंदी में थोड़ी थोड़ी अलग होती है। तो बशर्ते का हम यूज़ कर सकते हैं प्रोवाइडेड। ठीक है, जहाँ पर हमें बशर्ते यूज़ करना है। थर्ड क्या बोला है? जैसे ही वैसे ही, एज सून एज, या फिर नो सूनर दैन। ठीक है, यानी कि कोई भी सेंटेंस अगर कोई भी चीज़ सेंटेंस जो है वो दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड कर रहा है, तो हम ये सब वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि वैन। ठीक है, उसके बाद है जब तक तब तक, यानी कि अनलेस अनटिल। ठीक है, और देख लेते हैं। 6 में क्या है? इन केस। ठीक है, तो ये कुछ शब्द हैं, बेसिकली बहुत नॉर्मल सिंपल सादे शब्द हैं, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ये शब्द क्या करते हैं? एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ते हैं, यानी कि जब ये लग जाते हैं तो एक सेंटेंस दूसरे पर डिपेंड हो जाता है, निर्भर करता है। कंडीशनल सेंटेंस दो भाग होते हैं, देख लेते हैं। इफ़ क्लाउज और सबऑर्डिनेट क्लाउज। ठीक है, या तो इफ़ क्लाउज होगा या फिर सबऑर्डिनेट क्लाउज होगा। दूसरा मेन क्लाउज और प्रिंसिपल क्लाउज। ठीक है, देख लेते हैं एक बार क्या बोल रहे हैं आगे। कंडीशनल सेंटेंसेस मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट, इफ क्लाउज इन प्रेजेंट टेंस टाइप 1, इफ क्लाउज इन पास्ट टेंस टाइप 2, इफ क्लाउज इन पास्ट परफेक्ट टेंस टाइप 3। ये तीन प्रकार के हैं। ठीक है, इफ क्लाउज हम यूज़ कर रहे हैं पहले प्रेजेंट टेंस में, फिर पास्ट टेंस में, फिर पास्ट परफेक्ट टेंस में। और डी में क्या है? अदर टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस, इसमें आ जाएंगे। ई में है कंडीशनल सेंटेंसेस ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ, ये टाइप ओ में आ जाएंगे। अब ये आगे चल के एग्जाम्पल्स देखोगे तो आपको सब क्लियर हो जाएगा, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखो क्या बोला है यहाँ पे। इफ़ क्लाउज इन प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस में हम इफ़ क्लाउज का कैसे यूज़ करते हैं? आप पता है क्या, ये सुनने में बहुत सिंपल सा आपको चैप्टर लगेगा, लेकिन आप देखोगे, मैं आपको हमेशा बताती हूँ, ये छोटी छोटी चीज़ें ही आपकी जो है पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करती हैं। अगर आप अपनी इंग्लिश अच्छा करना चाहते हो, एक अच्छे पढ़े लिखे इंसान के सामने आप इंग्लिश बोलेंगे तो वो आपकी छोटी छोटी गलतियाँ कहीं ना कहीं कैच कर लेता है। और आपको बता दूँ कि बहुत अच्छी अच्छी इंग्लिश बोलने वाले भी ये माइनर मिस्टेक्स करते हैं बोलते टाइम। तो अगर आपकी ये जो है स्ट्रॉन्ग होगी ये ग्रामर जो है इस बुक की, तो आप देख पाएंगे कि आप लोगों से बेटर फील करेंगे कि मैं तो इससे ज़्यादा अच्छा जानता हूँ, क्योंकि इसने तो यहाँ पर मिस्टेक्स की हैं। तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड होता है। ठीक है, क्योंकि आपकी ग्रामर बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी इस बुक को करने के बाद। ठीक है, तो देखो अभी ये बहुत नॉर्मल मिस्टेक्स मैं आपको बताती हूँ लोग कैसे करते हैं। इफ़ क्लाउज प्रेजेंट टेंस में देख लेते हैं, इफ़ क्लाउज कैसे यूज़ करते हैं। जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है? इफ़ होगा, फिर प्रेजेंट इंडेफिनेट होगा, या फिर फ्यूचर इंडेफिनेट होगा। सिंपली ये हम टेंस में पढ़ चुके हैं ये क्या होते हैं। ठीक है, क्या होता है इसमें? ऐसे कंडीशनल सेंटेंसेस
में इफ़ क्लाउज प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है और मेन क्लाउज फ्यूचर इंडेफिनिट में होता है। ठीक है, तो इफ़ क्लाउज जो होगा वो किस में होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और जो मेन क्लाउज होगा वो फ्यूचर इंडेफिनिट में। अगर मैं दिल्ली जाऊंगा तो आपसे मिलूंगा। ठीक है, देखो जैसे कि यहाँ पर बोला इफ़ आई विल कम टू दिल्ली आई विल मीट यू। देखो अब ये जो है सेंटेंस सुनने में आपको लगेगा कि मैं फ्यूचर में तो बोल रहा हूँ, अगर मैं दिल्ली आऊँगा तो आपसे मिलूंगा। दोनों में ही आऊँगा, गा, जो भी जहाँ पर गा आता है हम उसे क्या समझते हैं, विल लगा देते हैं, जाऊँगा, खाऊँगा, पीऊँगा। लेकिन यहाँ पर हमने क्या गलती करते हैं, यही हमें सीखना है। इफ़, यहाँ पर इफ़ क्लाउज का यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पर अगर इफ़ लग गया है और आगे यहाँ पर आप देख रहे हो कि फ्यूचर जो है टेंस है, तो आपका जो पहले होगा वो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इफ़ आई कम टू दिल्ली आई विल मीट यू। ठीक है, ये इस तरीके से बनेगा आपका सेंटेंस। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट सेंटेंस होगा। ठीक है, आप ये नहीं बोलेंगे कि इफ़ आई विल कम टू दिल्ली आई विल मीट यू, ये एक इनकरेक्ट सेंटेंस होता है। सुनने में आपको लगेगा अरे नहीं, दोनों ही फ्यूचर टेंस में है तो फ्यूचर में ही बोलेंगे, विल का यूज़ करेंगे। तो लेकिन नहीं, आपको क्या करना है, इफ़ क्लाउज जो होगा हमारा, जो फर्स्ट एक्शन होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। इफ़ आई कम टू दिल्ली आई विल मीट यू, ये फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ठीक है, देखो क्या बोल रहे हैं, अगर दो कार्य भविष्य में एक के बाद एक हो, दूसरे कार्य का होना पहले कार्य के होने पर निर्भर करे, तो पहला कार्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा और दूसरा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होगा। जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी दो कार्य हैं भविष्य के ही हैं, दो कार्य भविष्य के थे, अगर मैं दिल्ली आऊँगा तो तुमसे मिलूंगा, दोनों ही फ्यूचर के हैं, लेकिन पहला सेंटेंस दूसरे पर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट सेंटेंस होगा वो आपका सिंपल प्रेजेंट है, जो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसमें बनेगा। ठीक है, उसके बाद आपका जो दूसरा सेंटेंस होगा वो बनेगा आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, नीचे दिए गए कुछ उदाहरण हैं, ये देख लीजिए आप। और ये जो छोटी छोटी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं ना आज इस चैप्टर में, इसमें अच्छे से अच्छे लोग जो इंग्लिश बोलते हैं वो भी मिस्टेक कर लेते हैं कभी कभी। ठीक है, देखो शी विल कम टू मीट यू एज सून एज यू विल रीच दिल्ली, ये गलत सेंटेंस है। अभी हमने क्या देखा, अगर कोई भी चीज़ फ्यूचर, दोनों ही सेंटेंस फ्यूचर के हैं और एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं, तो पहला सेंटेंस क्या होगा, वो देखो यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। शी विल कम टू मीट यू एज सून एज यू रीच दिल्ली। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर जो मेन, आपको ये भी याद रखना है, जो मेन सेंटेंस होगा, ठीक है, जो मेन सेंटेंस है जिस पर जो हमारा सेंटेंस है वो डिपेंडेंट है, वो हमारा फ्यूचर में बनेगा, फ्यूचर टेंस में बनेगा। अब आप कंफ्यूज ना होना यहाँ पर कि यहाँ पर विल तो पहले आ गया, यहाँ पर इंडेफिनिट टेंस यहाँ पर आ गया। देखो हमारा मेन यहाँ पर सेंटेंस कौन सा है, शी विल कम टू मीट यू, ये मेन सेंटेंस है। जो मेन सेंटेंस होगा वो हमारा फ्यूचर में बनेगा, और जो हमारा सेकेंडरी सेंटेंस होगा वो हमारा बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है, शी विल कम टू मीट यू एज सून एज यू रीच दिल्ली। ठीक है, जैसे ही आप दिल्ली पहुंचते हो। देखो यहाँ पर मैं आपको ऊपर बताती हूँ इसका, यहाँ पर हमने देखा, यहाँ पर जो है मेन सेंटेंस क्या है, यहाँ पर मेन सेंटेंस ये है आई विल मीट यू। ठीक है, इस पर कौन सा सेंटेंस डिपेंडेंट है, ये, अगर मैं आया तो तुमसे मिलूंगा। ठीक है, तो ये डिपेंडेंट है इस पर। ठीक है, ये डिपेंडेंट है, तो ये हमारा जो फर्स्ट एक्शन है, हमारा जो मेन सेंटेंस होगा वो ये होगा। ठीक है, तो ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट में रहेगा। लेकिन जो हमारा फर्स्ट जो सब्जेक्ट है हमारा, इफ़ आई कम, फर्स्ट जो हमारा सेंटेंस है ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, क्योंकि अगर मैं आता हूँ तो ये कोई तो हमारा मेन सेंटेंस नहीं है। आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, अगर मैं आया तो ये मेन सेंटेंस नहीं है, इसमें मेन सेंटेंस है आई विल मीट यू, मैं तुमसे मिलूंगा। प्रॉपर सेंटेंस ये है, तो इसको हम फ्यूचर टेंस में बनाएंगे, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और मैं आपको बता दूं, अगर अभी भी आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो आप इसको बार बार रीड कीजिए, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, अपने आप ही एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने लग जाएगी और आपको चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। ठीक है, देखो जैसे कि इसमें बोला ना, शी विल कम टू मीट यू एज सून एज यू रीच दिल्ली। ये सेंटेंसेस ना आप बार बार रिपीट करके ना दिमाग में डाल लो, बार बार रिवाइज कर लो इनको, आपको अपने आप ही एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी और ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कई बार आप इसको रीड कर लो। देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इफ़ द गवर्नमेंट विल बिकम स्ट्रिक्ट करप्शन विल श्योरली फिनिश। अब देखो अब लग रहा होगा कि देखो यहाँ पर दो बार विल नहीं आएगा एक सेंटेंस में, आपको ये समझना पड़ेगा, दो बार विल नहीं आएगा। एक छोटा सा हिंट तो ये है। दूसरा मैं आपको बता दूँ, इफ़ द गवर्नमेंट बिकम्स स्ट्रिक्ट,
अगर गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट होती है तो करप्शन जो है वो श्योरली फिनिश हो जाएगा, करप्शन विल श्योरली फिनिश। ठीक है, तो कॉन्सिक्वेंस में जो रिजल्ट है, कोई भी चीज़ का जो रिजल्ट है वो हम फ्यूचर जो है टेंस में बनाएंगे, बाकी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। नेक्स्ट देखो, पेन में प्रॉब्लम होता है इसमें। आई विल हेल्प हिम प्रोवाइडेड ही विल मेंड हिज वेज। अब आप देखो, ये पूरा सेंटेंस ही थोड़ा उतला पुतला आपको लग रहा होगा, अरे ये क्या है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसका सही बनेगा आई विल हेल्प हिम। आई विल हेल्प हिम बशर्ते, मैं उसकी मदद करूँगा, बशर्ते यानी कि प्रोवाइडेड ही मेंड्स हिज वेज, अपने वो जो है चीज़ें अपनी हरकतें बदल ले तो मैं उसकी हेल्प करूँगा। ठीक है, देखो यहाँ पर बशर्ते लगा है, आपको ये याद रखना है कि इसमें जो मेन सब्जेक्ट है, मेन सेंटेंस है, उसको हम फ्यूचर टेंस में बनाएंगे, और जो सेकेंडरी सेंटेंस हमारा होगा उसको हम बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब इसको पहचानोगे कैसे? सेंटेंस में जो रिजल्ट है वो हमारा मेन सब्जेक्ट होगा। देखो, अगर वो अपने रास्ते बदल लेगा, अपनी हरकतें बदल लेगा, तो वो उसकी हेल्प करेगा। तो एक सेकेंड ठीक है, तो मैं बताती हूँ आपको फिर से, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ठीक है, देखो सिंपल से मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ। कोई भी सेंटेंस है, उसमें जो एक किसी भी सेंटेंस का जो रिजल्ट आ रहा है, जैसे कि उसने बोला अगर वो अपने रास्ते बदल लेगा तो मैं उसकी हेल्प करूँगा, तो हेल्प करूँगा क्या है? रिजल्ट है। तो सेंटेंस में जो एक रिजल्ट आ रहा है किसी भी चीज़ का, वो उसको हम बनाएंगे हमेशा फ्यूचर टेंस में, क्योंकि जो रिजल्ट आ रहा है वो हमारा मेन सेंटेंस है, और मेन सेंटेंस को हम बनाएंगे विल में। ठीक है, यानी कि फ्यूचर टेंस में बनाएंगे। ठीक है, आई विल हेल्प हिम प्रोवाइडेड ही मेंड्स हिज वेज, अगर बशर्ते वो अपनी जो है हरकतें चेंज कर ले। ठीक है, अनलेस ही विल नॉट टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ ही विल नॉट रिकवर। पहले बता दिया मैंने आपको, एक सेंटेंस में 2 बार विल नहीं आएगा। ठीक है, यूजुअली नहीं आएगा। ठीक है, और यहाँ पर हम देख चुके हैं, इफ़ हो गया, प्रोवाइडेड हो गया, अनलेस हो गया, एज सुन एज हो गया, इनमें तो वैसे भी 2 बार विल नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? अनलेस ही टेक्स केयर ऑफ हिज हेल्थ ही विल नॉट रिकवर। जब तक वो अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं देगा तब तक वो रिकवर नहीं करेगा। तो हमारा इसमें रिजल्ट क्या है? वो रिकवर नहीं करेगा, तो इसको हम बनाएंगे विल में। बस ये हिंट है एक। ठीक है, सेंटेंस बनाने का, कि जो भी 2 सेंटेंस एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं, जो रिजल्ट है वही हमारा मेन सब्जेक्ट है, और उसको हम बनाएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट में। ठीक है, देयर विल बी रश एट द प्लेटफॉर्म व्हेन द ट्रेन विल अराइव। ठीक है, तो फिर से 2 बार विल आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो देयर विल बी रश एट द प्लेटफॉर्म व्हेन द ट्रेन अराइव्स। ठीक है, ये जो सेंटेंसेस है ना, इनको 3-4 बार आप रीड कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। मैं जो इसका मतलब बता रही हूँ कि जो है प्लेटफॉर्म पर भीड़ होगी, इसका हिंदी में मतलब है प्लेटफॉर्म पर भीड़ होगी जब ट्रेन पहुँचेगी। ठीक है, तो आपको ये बार बार क्या करना है? रीड करने हैं सब्जेक्ट, ये जो सेंटेंसेस हैं, ये जो 5 सेंटेंस है खासकर, तो आपको अपने आप ही एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। आपको ज़रूरत ही नहीं है किसी भी चीज़ को रट्टाफिकेशन करने की। इन 5 सेंटेंसेस को बार बार रीड कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ हमें कैसे चेंज करना है। ठीक है, देखो यहाँ पर उपरोक्त वाक्यों में इफ़ वाले भाग में विल शैल वुड का प्रयोग ना करें। ठीक है, जो इफ़ वाले पार्ट होते हैं, जहाँ पर इफ़ शुरू हो रहा है, वहाँ पर हम विल शैल वुड का प्रयोग नहीं करेंगे। नोट, नीचे दिए गए शब्द देखें, इनके तुरंत बाद सब्जेक्ट प्लस विल शैल का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे इफ़ लग गया किसी सेंटेंस में, तो इफ़ के तुरंत बाद विल शैल या वुड नहीं लगेगा। ठीक है, खासकर प्रेजेंट ही में ही जो है सेंटेंस बनेगा इफ़ के बाद। देखो कौन कौन से हैं ऐसे शब्द, एक तो है इफ़, एक है एज सुन एज, प्रोवाइडेड, बिफोर, आफ्टर, अनटिल, अनलेस, इन केस, व्हेन, लेस्ट। ठीक है, तो आपको ये वर्ड्स याद रखने हैं। इनके तुरंत बाद विल शैल यानी कि फ्यूचर वाला टेंस नहीं बनेगा आपका। ठीक है, अनलेस और अनटिल के साथ नॉट का भी प्रयोग नहीं होता। ठीक है, अनलेस और अनटिल के साथ नॉट का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी अनलेस और अनटिल जो है नेगेटिव ही है वर्ड, उसमें ऑलरेडी नो छुपा हुआ है, नॉट छुपा हुआ है। ठीक है, तो नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। कंडीशनल सेंटेंसेस में व्हेन के बाद विल शैल का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, अगर मैंने बोला ना व्हेन हो गया, इफ़ हो गया, ये सब जितने भी हमने शब्द पढ़े हैं, इनके बाद हम विल शैल का, वुड का यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन अगर वाक्य पूर्णतः वर्तमान का
या यूनिवर्सल ट्रुथ हो तो मेन क्लाउज प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी हो सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल, इफ इट रेन्स द स्कूल्स रिमेन क्लोज्ड, इफ यू हीट वाटर इट टर्न्स इनटू स्टीम। ठीक है, आप ये देख रहे हो कि पूरी तरह से वर्तमान का है, यूनिवर्सल ट्रुथ है कि अगर बारिश होती है तो ठीक है, इफ़ इट रेन्स, अगर बारिश होती है तो स्कूल जो है वो बंद हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। या फिर इफ़ यू हीट वाटर, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, अगर आप पानी को गर्म करोगे, उबालोगे तो वो क्या बन जाएगा, स्टीम बन जाएगा। तो यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया, या पूरी तरह कंप्लीटली कोई भी सेंटेंस वर्तमान में है तो मेन क्लाउज जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनेगा। ठीक है, ये पूरा सेंटेंस आप देख रहे हो किस में बन रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बन रहा है। बाकी आपको याद रखना है इफ़ के बाद, वैन के बाद, इन सब के बाद तो आपको प्रेजेंट ही बनेगा, विल शैल का यूज़ नहीं करना है कभी भी। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर वाक्य संभावना का हो तो विल के स्थान पर मे या माइट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे इफ़ इट रेन्स द स्टूडेंट्स मे नॉट कम फॉर क्लास। अगर यहाँ बारिश होती है, अगर देखो बेसिकली मैं आपको बता दूँ, इफ़ के साथ, वैन के साथ, खासकर इफ़ के साथ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही यूज़ करते हैं। जैसे कि इफ़ इट रेन्स द स्टूडेंट्स मे नॉट कम फॉर क्लास, तो यहाँ पर हम संभावना बता रहे हैं तो मे यूज़ कर लिया है। इफ़ द फॉग डजेंट क्लियर द प्लेन मे गेट लेट। अगर फॉग क्लियर नहीं हुआ तो प्लेन लेट हो जाएगा, ठीक है, फ्लाइट लेट हो जाएगी। तो ये संभावना बताई जा रही है तो हमें मे और माइट का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर वाक्य अनुमति देता हो तो विल के स्थान पर मे का प्रयोग हो सकता है। जैसे कि इफ़ यू फिनिश योर वर्क यू मे गो होम। ठीक है, यहाँ पर हम मे का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या है, अनुमति देने की बात हो रही है। नेक्स्ट है, ये सिंपल सेंटेंसेस है, आई होप आपको ऑलरेडी ये चीज़ें पता होंगी, बस एक माइंड में रखने वाली बातें हैं, छोटी छोटी मिस्टेक्स ना हो। अगर वाक्य में सलाह उपदेश हो तो विल के स्थान पर हम शुड या मस्ट का प्रयोग करें। हमें पता है, ये हम ऑलरेडी वर्ब में पढ़ चुके हैं सारे, मे माइट का कब यूज़ करते हैं, मे का कब करते हैं, शुड और मस्ट का कब यूज़ करते हैं। सलाह देना हो, उपदेश देना हो तो शुड या मस्ट का यूज़ करते हैं। जैसे कि इफ़ यू वॉन्ट टू रिमेन हेल्दी यू शुड एक्सरसाइज डेली। अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो एक्सरसाइज डेली करनी चाहिए आपको। ठीक है, नेक्स्ट है, इफ़ यू डू नॉट नो हिम, अगर आप उसको नहीं जानते हो, यू मस्ट नॉट ओपन द डोर। अगर आप किसी इंसान को नहीं जानते हो, या है ना, या किसी को नहीं जानते हो तो आपको जो है गेट नहीं खोलना चाहिए। ठीक है, तो ये सलाह दी जा रही है यहाँ पर, तो हम क्या यूज़ करेंगे, मस्ट और शुड का। और मस्ट और शुड का कहाँ कहाँ यूज़ करना है, ये वर्ब में हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अगर वाक्य शिष्टाचार यानी कि एटिकेट्स की बात हो रही है, एटिकेट से संबंधित निवेदन का हो तो कुड में इत्यादि का ज़रूरत अनुसार प्रयोग करें। जैसे कि कोई हम एटिकेट्स, अपना शिष्टाचार दिखा रहे हैं किसी भी चीज़ में, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल है, इफ़ यू मीट हिम कुड यू टेल हिम टू कॉल मी अप। आप यहाँ पर एक तरीके से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ आप ऐसा कर देंगे क्या, अगर आप उससे मिलेंगे तो आप उसे बोल देंगे कि वो मुझे कॉल कर दे। तो आप एक तरीके से अपने एक शिष्टाचार तरीके से बता रहे हो कि क्या आप बोल सकते हो कि वो मुझे कॉल कर ले, रिक्वेस्ट कर रहे हो एक तरीके से। इफ़ यू कम टू दिल्ली वुड यू कम टू मीट मी। अगर आप दिल्ली आओगे तो क्या तुम मुझसे मिलोगे। तो ये कुड और वुड्स जो हैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट करने वाले उसमें हम सेंस में यूज़ कर लेते हैं कभी कभी। इफ़ क्लाउज में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के स्थान पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस भी आ सकता है। कभी कभी क्या होता है कि इफ़ क्लाउज है तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट ही होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस भी हो सकता है। जैसे इफ़ यू आर वेटिंग फॉर द बस यू शुड टेक अ टैक्सी। अगर आप बस के लिए वेट कर रहे हैं तो आपको एक टैक्सी लेनी चाहिए। दूसरा सेंटेंस है, इफ़ यू आर नॉट रीडिंग द न्यूज़पेपर यू शुड लेट अदर्स रीड इट। अगर आप रीड नहीं कर रहे तो दूसरों को न्यूज़पेपर रीड करने दो, है ना। तो यहाँ पर देख रहे हो आप, इफ़ के बाद हमारा कॉन्टिन्यूस सेंटेंस भी बन सकता है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, सेंटेंस पे। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, इफ़ क्लाउज में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का भी प्रयोग हो सकता है। ठीक है, अभी हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट देखा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस भी देखा, प्रेजेंट परफेक्ट भी देख लेते हैं। इफ़ यू हैव, देखो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक है, ये याद रखना है आपको। इफ़ यू हैव फिनिश्ड द वर्क यू मे लीव। इफ़ दे हैव बॉट टिकट्स, मैं इसका हिंदी बता देती हूँ आपको। इफ़ यू हैव फिनिश्ड द वर्क, अगर आपने अपना वर्क कंप्लीट कर लिया है आप जा सकते हैं। इफ़ दे हैव बॉट टिकट्स, अगर उन्होंने टिकट्स खरीद ली हैं तो दे विल श्योरली गो टू वॉच द मूवी, तो वो श्योरली मूवी देखने जाएंगे। ठीक है, पास्ट कंडीशनल देख लेते हैं एक बार कैसे बनते हैं।
बी इफ़ क्लाउज इन पास्ट, इफ़ पास्ट में हम इफ़ क्लाउज कैसे यूज़ कर सकते हैं? जनरल स्ट्रक्चर क्या होगा? इफ़ पास्ट इंडेफिनिट सब्जेक्ट या फिर वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, आप देख लो एग्जाम्पल से पता लग जाएगा। इफ़ आई हैड मनी, अगर मेरे पास मनी होती तो आई वुड लैंड इट टू यू। ठीक है, मैं तुम्हें इसे उधार दे देता। ठीक है, ऐसे वाक्य प्रेजेंट इमेजिनेशन व्यक्त करते हैं, यानी इफ़ क्लाउज में जिस कार्य का उल्लेख है वह अस्तित्व में नहीं है। ठीक है, ऐसे समझ रहे हो आप मैं क्या बोल रही हूँ? इसमें इफ़ क्लाउज में जिस कार्य का उल्लेख है वह अस्तित्व में नहीं है। यहाँ पर इमेजिनेशन की बात हो रही है, प्रेजेंट इमेजिनेशन। इफ़ आई हैड मनी, मेरे पास अगर पैसे होते तो, ठीक है, तो मैं ये तुम्हें उधार दे देता। ऐसे इमेजिनेशन की बात हो रही है, तो हम यहाँ पर हैड का यूज़ कर लेते हैं, पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि उपरोक्त वाक्य में इफ़ आई हैड मनी से यह स्पष्ट है कि पैसे नहीं हैं, अगर होते तो, पर है नहीं। ठीक है, मोर एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसके। इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई। देखो आपको ये याद रखना है, यहाँ पर अगर पास्ट इफ़ के बाद अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो बाद में वुड का यूज़ होगा बस। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर बेसिकली इमेजिनेशन में बात कर रहे होंगे। इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, प्रेजेंट इमेजिनरी पोजिशन के लिए सब्जेक्ट्स के साथ वर लगाएं। ठीक है, अभी मैं आपको ऑलरेडी लास्ट चैप्टर में बता चुकी हूँ, जब हम इमेजिनेशन कर रहे होते हैं तो हम कोई भी सब्जेक्ट हो, आई हो, वी हो, शी हो, हम हमेशा वर ही लगाते हैं। ही वर, शी वर सुनने में थोड़ा आपको ऑकवर्ड लगेगा, अरे ये ऐसा कैसे हो सकता है, ही और शी के साथ तो वॉज लगता है, लेकिन इमेजिनेशन वाले सेंटेंसेज में ही और शी के साथ या आई के साथ सब के साथ क्या लगेगा? वर ही लगेगा। इफ़ ही वर रिच ही वुड डोनेट मनी, अगर वो अमीर होता तो वो इसको दान करता। ठीक है, इफ़ क्लाउज इन पास्ट परफेक्ट टेंस, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं इफ़ क्लाउज, ये देख लेते हैं एक बार। ये देखो जनरल स्ट्रक्चर क्या होगा? इफ़ होगा, पास्ट परफेक्ट होगा, उसके बाद भी यहाँ पर क्या होगा? वुड हैव होगा। देखो पास्ट इंडेफिनेट था तो सिर्फ वुड का यूज़ हो रहा था बाद में, लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस है तो आगे का जो सेंटेंस बनेगा वो वुड हैव में बनेगा। जैसे कि इफ़ आई हैड सीन यू आई वुड हैव स्टॉप्ड माई कार, अगर मैंने तुम्हें देख लिया होता तो मैं अपनी कार रोक लेती। ठीक है, ऐसे वाक्य में इफ़ क्लाउज में जिस कार्य का उल्लेख होता है उस कार्य का ना होना दर्शाया जाता है। ठीक है, अभी कार्य हुआ नहीं है बट हम बोल रहे हैं अगर ऐसा हुआ होता तो, यानी इफ़ आई हैड सीन यू से तात्पर्य है कि आई हैड नॉट सीन यू, अगर मैंने तुम्हें देख लिया होता बट देखा नहीं है। समझ रहे हो आप? तो यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस है, एक तरीके से काम हुआ नहीं है। ऐसे वाक्यों में इफ़ को हैड से भी रिप्लेस किया जा सकता है। कैसे? इफ़ को हम हैड से कैसे कर सकते हैं? आपने बहुत सारे सेंटेंस देखे होंगे मैथ्स में, अगर आप इंग्लिश में मैथ्स करते हैं तो हैड आई सीन यू आई वुड हैव स्टॉप्ड माई कार, अगर मैंने तुम्हें देख लिया होता, तो यानी कि हम इफ़ की जगह पर हैड का यूज़ कर सकते हैं सीधा, और ये सेंटेंस हमारा थोड़ा इंटेरोगेटिव लगता है पर ये इंटेरोगेटिव होता नहीं है। ठीक है, हम यहाँ पर इफ़ की जगह पर हैड का यूज़ कर रहे हैं। आगे देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं, ज़रा एक बार इसको अच्छे से देखो। आपको ये देखने में लगा होगा कि ये हैड पहले आ गया सब्जेक्ट से, यानी कि ये तो इंटेरोगेटिव बन गया। नहीं, ये आप समझो इस चीज़ को क्या बोल रहे हैं। हैड आई सीन यू, अगर मैंने आपको देख लिया होता तो आई वुड हैव स्टॉप्ड माई कार। ठीक है, तो अगर पास्ट परफेक्ट है तो वुड हैव लगेगा आगे सेंटेंस में, और यहाँ पर हैड हमने आगे लगाया है इफ़ की जगह पर। ऐसा हम कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार प्रेजेंट इमेजिनरी वाक्यों में भी इफ़ हटाने पर वर सब्जेक्ट के पहले चला जाता है। अगर हम जो प्रेजेंट इमेजिनरी सेंटेंस होते हैं ना उसमें भी हम इफ़ लगा देते हैं ना, तो इफ़ को हटाकर हम वर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि वर आई अ बर्ड आई वुड फ्लाई, अगर मैं एक बर्ड होती तो मैं उड़ती। ठीक है, तो आई वुड फ्लाई, हम ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पर वर आई अ बर्ड का मतलब नहीं है कि ये क्वेश्चन कर रहा है, इंटेरोगेटिव नहीं, यहाँ पर हमने इफ़ को हटाकर वर लगाया है। ठीक है, ऐसा करने पर वाक्य के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, मतलब ऐसे भी बन सकता है ये सेंटेंस। बेसिकली ये बताया है आपको। देखो 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर और देख लेते हैं हम यहाँ पे। इफ़ के बाद अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो क्या लगेगा? फ्यूचर इंडेफिनिट लगेगा, जो हम देख चुके हैं। इफ़ के बाद अगर हमारा क्या है, पास्ट परफेक्ट है तो हमारा वुड हैव लगेगा, और आपको पता है कि पास्ट परफेक्ट हो, हैव हो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है, तो बताने की ज़रूरत नहीं है। और अगर वर्ब इफ़ के बाद आपका जो है पास्ट इंडेफिनिट है तो वुड लगेगा सिर्फ, ये ऊपर देख चुके हैं, ये आपको याद रखना है। अदर टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस भी देख लेते हैं थोड़ा सा, और काल्पनिक पद। जनरल स्ट्रक्चर क्या होगा? इफ़ सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब प्लस सब्जेक्ट
सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखो यहाँ पर सीधा सा वही है, इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। अगर मैं बर्ड होती, चिड़िया होती, पक्षी होती, तो मैं आसमान में उड़ती या उड़ता। ठीक है, तो यहाँ पर इमेजिनेशन वाली बात हो रही है, तो आई इमेजिनेशन में हम हमेशा वर्ब का ही यूज़ करेंगे और बाद में जो सेंटेंस बनेगा वो वुड में बनेगा। और ये अगर पास्ट परफेक्ट होता तो ये वुड हैव बन जाता हमारा। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इसको थोड़ा जूम कर लेती हूँ सो दैट। वर्तमान के काल्पनिक पद पोस्ट के लिए सभी सब्जेक्ट्स के साथ वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जब हम इमेजिनेशन की बात कर रहे हैं तो हम हमेशा वर्ब का ही यूज़ करेंगे, चाहे वो कुछ भी हो वहाँ पे सब्जेक्ट, शी हो, ही हो, आई हो। नीचे दिए गए शब्दों के साथ वॉज का प्रयोग नहीं होता है, जैसे कि इफ़, एज, दो, इन केस, एज इफ, वुड दैट एंड आई विश। अगर ऐसा कोई भी सेंटेंस से पहले आ रहा है तो हम वॉज नहीं यूज़ करेंगे, हमेशा हम क्या यूज़ करेंगे, वर ही यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही स्कॉल्डेड मी एज इफ ही वॉज माई फादर। तो ये आपको याद रखना है, इफ़, एज दो, इन केस, एज इफ, वुड दैट और आई विश। तो यहाँ पर क्या बोला है, इसका ये करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, ये गलत है। ही स्कॉल्डेड मी एज इफ, उसने मुझे डांटा जैसे ही वर माई फादर। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमें पता लग गया यहाँ पर एज इफ़ है और एज इफ़ आ गया तो हम क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, सिंगुलर या प्लूरल। तो ये आपको 3-4 वर्ड याद रखने हैं, इफ़, एज दो, इन केस, एज इफ, वुड दैट एंड आई विश। नेक्स्ट है इफ़ क्लाउज में हम अनलेस, सो लॉन्ग, एज सून एज, व्हेन, प्रोवाइडेड, सपोज, इन केस, बट, फॉर इत्यादि का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास, जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे तब तक आप पास नहीं होंगे। नोट, अनलेस के साथ नॉट का प्रयोग नहीं होता, अभी हमने ऊपर देखा था। अनलेस अंटिल के साथ नॉट का यूज़ नहीं करते और नहीं करते हैं क्योंकि ऑलरेडी इसमें नॉट छुपा होता है, नेगेटिव है ये। अनलेस यू वर्क हार्ड के से हमारा तात्पर्य है इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड। ठीक है, ऑलरेडी नॉट छुपा होता है अनलेस और अंटिल में, तो नॉट यूज़ नहीं करेंगे। यानी अनलेस प्लस अफर्मेटिव इक्वल्स टू इफ़ प्लस नेगेटिव। ठीक है, ये छोटा, इसको आप इग्नोर भी कर सकते हो, कंफ्यूज नहीं होना। बट आई शैल सपोर्ट हिम सो लॉन्ग एज आई एम अलाइव। तो हमने देखा ना, सो लॉन्ग एज यहाँ पर आया ना, सो लॉन्ग, तो सो लॉन्ग आ गया ना यहाँ पे, तो समझ लो इसके बाद जो आएगा आपका, ये तो मतलब ठीक है, ये तो सिंपल सेंटेंस है, आई शैल सपोर्ट हिम सो लॉन्ग एज आई एम अलाइव। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है एज सून एज द ट्रेन कम्स देयर विल बी रश फॉर सीट्स। जैसे ही ट्रेन पहुँचती है, आएगी, तो रश होगा सीट्स में, भीड़ हो जाएगी मतलब सीट्स के आसपास, आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो एज सून एज आ गया तो भी हम क्या लगाएंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। वैन के साथ भी हम क्या लगाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाते हैं। व्हेन ही कम्स टू दिल्ली आई विल गो टू मीट हिम, ये ऊपर हम देख चुके हैं ऑलरेडी। देखो, इसको अच्छे से कर लेना, 2-3 बार पढ़ लेना, छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10-15 मिनट लगेंगे, है ना। PDF में डाल दूँगी टेलीग्राम पे। और ये जो आपको देख रहे हो ना, स्पॉटिंग द एरर, ये आपको करने हैं, ये करने से ही आपको पता चलेगा आपको चैप्टर कितना आया। ठीक है, और आप टेंशन ना लेना, इस लास्ट में जब हमारी बुक कंप्लीट हो जाएगी तो मैं सबके चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट्स भी करवाऊँगी जो दिए हुए हैं। ठीक है, आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रही होगी। थैंक यू सो मच एवरीवन।